Hello everyone. We had been studying class 10th history chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. We had been going in detail and this is the next video in this series. And the third topic of this chapter is the age of revolutions 1830 to 1848. So let's get going. सबसे पहले भाई इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझो कि द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जो 1830 टू 1848, मतलब कि ये जो 18 साल का जो टाइम है, लगभग 20 साल का, ठीक है, 20 ईयर्स का जो ये ड्यूरेशन है, ये एज ऑफ रेवोल्यूशन रहा है। इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्यों इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं तो समझते हैं एक एक करके। क्यों इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया है, मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको इसलिए एज ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। आई हैव सर्कल्ड कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन द मेनी रीजन ऑफ यूरोप। यानी यूरोप के बहुत से ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ आता है और बहुत तेज़ी से आता है, इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, यानी कि ये जो 1830 टू 1848 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म was associated with the revolution. इस टाइम पे it was attached to the, it was related to, it was very based on revolutions. ठीक है भाई, और यूरोप के ज़्यादातर रीजन में क्या हो रहा है इस टाइम पे, रेवोल्यूशन होगा। किस लिए होगा, यानी कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म होगा। ठीक है भाई, ओके। और यूरोप के कौन से रीजन में ये सब आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो मोस्टली इटली में, ठीक है, जर्मन स्टेट है, और भी ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस हैं, आयरलैंड है, पोलैंड है, ये सब रीजन में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर ऑनवर्ड, आई वुड लाइक टू draw your attention towards the map of Europe. Simply have a look at the map of Europe in 1815. 1815 के टाइम पे यूरोप कैसा था और मॉडर्न टाइम में यूरोप कैसा है, बिकॉज विदाउट विजुअलाइजिंग द पास्ट वन या द टाइम पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर एंड द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द यूरोप, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थॉरली। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा मैप पे एक नज़र दौड़ाना पड़ेगा भाई कि ये देखो आप, ये उस टाइम का 1815 के टाइम का यूरोप है। जैसे देखो क्या क्या हमें देखना है, जो हमें काम की चीज़ है। ये आपको ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है भाई, ये यूरोप का ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई इटली जैसा कंट्री नहीं है, उस टाइम पे कोई इटली बना नहीं था, बाद में ये जाके इटली का यूनिफिकेशन होगा। ये सब ऐसे, फिर ये सब सेग्रीगेटेड हैं, सब अलग अलग हैं। ठीक है भाई, तो एक एम्पायर आपने देख लिया, ऑटोमन एम्पायर, ये मुस्लिम एम्पायर था भाई। ठीक है, इसी एम्पायर के अंदर वो महमूद टाइप, या अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें और कौन रूल करता था, या इसका मेन कंट्री कौन था भाई, तो टर्की का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इस्लामिक स्टेट था, प्रोविंस था, एम्पायर था। एक और देख लो, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये रशियन एम्पायर था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये किंगडम ऑफ स्पेन था, जो हमारे काम का नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये किंगडम ऑफ फ्रांस था, ये किंगडम या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वगैरह था, जो ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह था। ये जो रेड में आपको बाउंड्री लाइन बना हुआ है, ठीक है भाई, ये आपका जर्मन है, जर्मन एम्पायर कह सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्विट्जरलैंड नहीं दिख रहा है, पोलैंड नहीं दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको किंगडम ऑफ पोलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ उस टाइम का सिनेरियो है। हालांकि ये किंगडम ऑफ जो पोलैंड था, ये 1815 में
रशिया का पार्ट हो गया था, तो किंग पोलैंड जैसा कुछ था नहीं उस टाइम पे, राइट। ओके, तो ये विजुअलाइज करने के बाद एक और विजुअलाइजेशन देख लो आप लोग, यहाँ पे किंगडम ऑफ नेदरलैंड था, ठीक है भाई। ओके, अब हम थोड़े मॉडर्न यूरोप में चलते हैं। आज का प्रेजेंट यूरोप कैसा है, मैप कैसा है यूरोप का, देखो आप। तो ये साउथ का रीजन है, आप ये देख पा रहे हो, ये ग्रीस कंट्री है जिसे ग्रीक भी बोलते हैं। ये रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की, ठीक है। नेक्स्ट बेलारूस, यूक्रेन, ये पोलैंड, ये जर्मनी, ये देखो चेक रिपब्लिक, यहाँ पे आपको ये इटली देखने को मिल रहा है। स्विट्ज़रलैंड एग्जिस्टेंस में आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, हंगरी आ गया, एंड बेल्जियम आ गया, नीदरलैंड, फ्रांस, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड वगैरह आ गया, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्रीज आ गए, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट टाइम का क्या है भाई, यूरोप है। ओके, पहले ये वाला जो रीजन था, ये सब ऑटोमन एम्पायर में था, ठीक है। ओके, और ये जो सेंटर का पार्ट है, ये जो बहुत सारे कंट्री बने हुए हैं, ये सब किसके पार्ट थे भाई, ये आपके थे ऑस्ट्रो हंगरियन, ठीक है। ओके, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा डिटेल में। ओके, देखो भाई, एक चीज़ है, अगर आपको क्वालिटी चाहिए लेक्चर में, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो भाई वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। यू विल हैव टू हैव पेशेंस if you want have a clear concept. Okay, so let's get going onward. तो मैंने आपको बताया कि ये एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है इसको, 1830 के और 48 के टाइम पीरियड को, ठीक है। क्योंकि इस समय लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का मतलब ही होता था रेवोल्यूशन लाना, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए थे यूरोप के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ऑफ रेवोल्यूशंस, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस। अब समझते हैं कि दिस रेवोल्यूशंस वर लेड बाय, और ये रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था भाई, तो लिबरल और नेशनलिस्ट, यानी कि जो लिबरल थे, लिबरल्स का मतलब वो होता है जो लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, जो इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे, रूल ऑफ लॉ की जो डिमांड करना चाहते थे, वो सब लिबरल्स थे। और नेशनलिस्ट कौन थे, जो नेशन बिल्डिंग की बात करते थे कि एक देश बनना चाहिए ऑन अ कॉमन आइडेंटिटी, ऑन द शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री के बेस पे अगर कोई देश बनाने का कॉन्सेप्ट है तो वो नेशनलिस्ट कहलाए, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है लिबरल और नेशनलिस्ट थे, दे बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग कौन थे भाई, ये लोग थे एजुकेटेड और मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें भी मिडिल क्लास में भी जो एलिट पीपल थे, जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये लोग उस टाइम के मिडिल क्लास मिडिल क्लास में भी एलिट लोग थे, ठीक है भाई। ओके, एमंग होम वर द प्रोफेसर्स, इसमें ये लिबरल नेशनलिस्ट में कौन कौन लोग थे भाई, तो जो भी प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे, ये लोग थे। तो सिंपल सा इस पैराग्राफ में आपको क्या समझने को मिला भाई, कि इस एज टाइम पीरियड को 1830 टू 1848 को हम क्यों एज ऑफ रेवोल्यूशंस बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड रेवोल्यूशन ही हो रहा था, और इसको लीड कौन कर रहा था, तो मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रहा था, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं पहले नंबर पे। अब इसमें देखो ऑब्वियसली सी बात है, जब रेवोल्यूशन एज ऑफ रेवोल्यूशन है तो आप इसमें पढ़ोगे क्या, कुछ रेवोल्यूशंस पढ़ोगे आप, डिफरेंट टेरिटरी, डिफरेंट रीजन ऑफ द यूरोप के बारे में पढ़ोगे आप। तो आइए समझते हैं, दिस लेक्चर इज हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट हैपेंड इन दैट टाइम, ठीक है भाई। बड़े इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला है हमारा टॉपिक, वो है जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में होता है, एंड दिस वाज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन द फ्रांस। और ये पहला अपहीवल होता है, पहला मूवमेंट स्टार्ट होता है जो कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है। और बर्बन किंग जो होता है, हु हैड बीन रिस्टोर द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1850। अब इसको समझते हैं, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाऊँगा। देखो क्या हुआ था, आपको पता है 1815 में नेपोलियन की डिफीट होता है वो, और नेपोलियन के हारने के बाद कौन आएगा वहाँ पे पावर में, तो कंजर्वेटिव्स आएंगे।
रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स आएंगे। और ये कंजर्वेटिव्स रूल कब तक करते हैं? 1815 टू 1830 तक उनका रूल चल रहा होता है, ठीक है भाई। और 1830 के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च आता है। 1830 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च आता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची या मोनार्की जो इस्टेब्लिश होता है, जस्ट दैट हैपेंड जस्ट आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जुलाई रेवोल्यूशन में आपको पता है कि बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर टू द पावर, ये बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर, इसका पावर रिस्टोर कब हुआ था? जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी 1815 में। तो हारने के बाद कंजर्वेटिव रिजाइम आए थे, जो पुराने पीपल थे, जो पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, दे वर द कंजर्वेटिव्स। और इन लोगों ने पुरानी चीज़ों को, द पीपल हु वर अगेंस्ट द चेंज, ठीक है, एंड द पीपल हु वांटेड टू हैव रिस्पेक्टेड द पास्ट, या पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये इन्होंने कंजर्वेटिव रिजाइम्स ने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करा दिया, वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई थी नेपोलियन के बाद। फिर क्या होता है उसके बाद? तो ये यही बोल रहा है कि ये बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कब होती है? 1815 के बाद। अभी क्लियर है? वर नाउ ओवरथ्रोन। अब ये जुलाई रेवोल्यूशन हुआ है, इसमें ओवरथ्रोन कर दिए जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा। और इनको हटाने का काम, इस बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने का काम कौन कर रहा है भाई? तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज करेंगे, हु इंस्टॉल अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। और फाइनली इस जुलाई रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसका हेड किसको बनाया जाता है? लुइस फिलिप को बनाया जाता है, ठीक है भाई। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ओके। और ये लुइस फिलिप जो था, ये 1830 टू 1848 तक रूल करेगा। और आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में, कि 1848 के बाद फ्रांस का क्या होगा। तो यहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश होगा 1848 में। पॉइंट इज क्लियर? तो फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्रांस का क्रोनोलॉजी। 1815 में नेपोलियन डिफीट होता है। उसके बाद 15 टू 30 15 ईयर्स कौन रूल करता है भाई वहाँ पे? जो कंजर्वेटिव्स रहते हैं, जो बर्बन डायनेस्टी रहती है फिर से आ जाती है, यानी मोनार्च होता है। और फिर मोनार्च के बाद 1830 में क्या होता है? जुलाई रेवोल्यूशन होगा। और यहाँ पे कौन आएगा भाई? फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो जाएगा, और इसका हेड कौन है? लुइस फिलिप है। और फिर 48 में एक रेवोल्यूशन होगा, उसमें कौन आएगा भाई? उसमें आएगा रिपब्लिक। तो आगे देखते हैं, ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब ये रेवोल्यूशन जो हो रहा है जुलाई में, आप देख रहे हो ना, एज ऑफ रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई? जुलाई रेवोल्यूशन से, फ्रांस से स्टार्ट हो गया। तो इसी टाइम का एक पर्सन था जिसका नाम मैटरनिज था, उसने एक बात बोली थी, उसने एक कोट किया था लाइन कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। यानी कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है ना भाई, तो पूरे यूरोप में कोल्ड पकड़ लेता है, सबको सर्दी लग जाती है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कि हु हैज़ रिमार्क, किसने रिमार्क करा हुआ है भाई, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने बोला है? तो मैटरनिच ने बोला है, ठीक है, ओके। और सेकेंड क्वेश्चन जो डिस्क्राइब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है, कि डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट, ओके। तो देखो भाई, ये ऐसा बोलने के पीछे क्या है? इसका एक मैंने कहीं पे पढ़ा था ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, कि इसका एक सटायर वे है, थोड़ा सा मीम्स टाइप में बना हुआ था, कि व्हेन फ्रांसिस स्नीजेस सिलेबस इंक्रीजेस। यानी कि जैसे ही फ्रांस स्नीज करता है, सिलेबस इंक्रीज हो जाता है बच्चों के लिए हिस्ट्री में, ठीक है। एंड व्हेन चाइना स्नीजेस सिलेबस डिक्रीजेस। इसका मतलब समझ गए? जब चाइना को छींक आती है भाई, तो फिर कोरोना आता है, और कोरोना के बाद फिर क्या होता है? सिलेबस डिक्रीज हो जाता है। तो दिस वाज अ कॉमिक, बस एक हंसी मजाक की बात थी, ओके। तो ध्यान रखना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर यूरोप में भी फ्रांस में कोई भी एक छोटी सी घटना होती थी, तो उसका असर, उसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलता था। जैसे कि वहाँ पे 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ,
उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में देखा गया भाई, उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में था, उसका इम्पैक्ट, ठीक है। और पूरे यूरोप की पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करके रख दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और देखो यहाँ पे भी एक रेवोल्यूशन हो रहा है, जुलाई रेवोल्यूशन, और इसका इम्पैक्ट देखोगे कि अदर पार्ट ऑफ अदर रीजन ऑफ द यूरोप में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे फ्रांस में एक स्पार्क पूरे यूरोप के लिए आग का काम करता था, पूरे यूरोप में आग पकड़ लेता था, ठीक है। तो ये है इसका सेंस। अब देखो, अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि व्हेन फ्रांस नीजेस, तो एक इसका एग्जांपल ये है कि जुलाई रेवोल्यूशन ने स्पार्क कर दिया, किसको स्पार्क कर दिया, एन अपराइजिंग, जिसको बोलते हैं बेल्जियम अपराइजिंग, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्रुसेल्स अपराइजिंग, ये हिस्ट्री में इसको ब्रुसेल्स अपराइजिंग बोलते हैं, जो बेल्जियम का कैपिटल है, या इसी को बोलते हैं बेल्जियम ब्रेकिंग अपराइजिंग। यानी कि इस इंसिडेंट से, जुलाई रेवोल्यूशन से क्या हुआ भाई कि बेल्जियम में एक ब्रेकिंग होता है, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो नेदरलैंड था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो नेदरलैंड था, उसमें कई पार्ट थे, बेल्जियम था, लग्जमबर्ग था और नेदरलैंड, ये तीनों मिलके क्या थे भाई, पहले एक यूनाइटेड होते थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड बोलते थे। पर देखो ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, उसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को बेल्जियम बना दिया और दूसरे को नेदरलैंड बना दिया। तो देख रहे हो यूरोप का मॉडर्न मैप कैसे ड्रॉ हो रहा है, कैसे ये स्केचिंग करी जा रही है उसका, ठीक है। ओके, तो ये आपको पॉइंट इस क्लियर हो गया। ये इस एपिसोड में दो ही पॉइंट थे। पहला क्या था भाई कि जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इस्टेब्लिश होता है, हेडेड कौन करता है, लुइस फिलिप करते हैं। और इसके बाद इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट क्या होता है, बेल्जियम ब्रेकिंग हो जाता है, ठीक है, या जिसको ब्रसेल्स अपराइजिंग बोलते हैं। ओके, तो पहला, अब देखो चल रहा है सीरीज पूरा, यहाँ एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इन दिस पैराग्राफ यू आर गोइंग टू हैव ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस टाइम पीरियड में एक और आपको वॉर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एन इवेंट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस द यूरोप हु वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक और वहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग एजुकेटेड एलाइट पीपल में होता है, और वो लोग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड कराते हैं। और ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब से होता है भाई, तो ये 1821 से स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है, 1832 में। और 1832 में एक नया देश बनता है, और उसका नाम है ग्रीक या ग्रीस। पहले ग्रीक बोलते थे, अब ग्रीस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो आप ग्रीस देख रहे हो वो कैसे बना, तो ऑटोमन एम्पायर से ये अलग होके बना था। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब होता है। देखो ये बोल रहा है कि इट हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मैंने आपको दिखाया था ऑटोमन एम्पायर था 15th सेंचुरी से ही, एंड द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था यूरोप में, उसके वजह से यही जो रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, फिर बेल्जियम में हुआ, ये सब के बाद यहाँ पे भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी नेशनलिज्म डेवलप हो गया भाई, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हुआ। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था भाई, 1821 में स्टार्ट होता है, और नेशनलिस्ट इन ग्रीस, जो ग्रीस में थे नेशनलिस्ट, इनको सपोर्ट मिलता है जो देश से बाहर रहते हैं, एग्जाइल पे रहते हैं। एग्जाइल मतलब जो देश से बाहर रहते हैं, जो ग्रीक के ही थे लेकिन वो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इन लोगों ने सपोर्ट किया, थे तो भाई ग्रीक कंट्री से वो लोग थे, लेकिन रहते बाहर थे दूसरे कंट्री में। तो उन सब ने नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट थे कंट्री में, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और मेनी वेस्ट यूरोपियंस में थे हु हैड सिंपैथीज फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे इनको, कारण सिंपल सा इतना था भाई कि जो ग्रीक का भाई एक बहुत ही पुराना इतिहास है, एंशिएंट ग्रीक कल्चर था। एक टाइम पे था कि ग्रीक फिलोसोफर्स होते थे बहुत ज़्यादा, होमर्स हो गए, एराटोस्थनीज हो गए, सोक्रेट्स हो गए, है ना, उनके एक जो गुरु थे। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड था, एक एंशिएंट ग्रीक कल्चर चल रहा था, जो बहुत ही गोल्डन एज में था। तो इनको लग रहा था
कि यार हमारा कितना पुराना, कितना रिच कल्चर था, एंशियंट कल्चर। इस वजह से ये लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। और जितने भी पोएट आर्टिस्ट थे वो लाउडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और ये सही बात है, बहुत से ऐसे पोएट आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी आवाज़ें तेज कर दी कि ग्रीक ये क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन थे। ग्रीस में ही यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है, वहीं पे पला बढ़ा है एक तरह से। ठीक है भाई, ग्रीक जितना ज़्यादा यूरोपियन कल्चर डेवलप हुआ है, मोस्ट उसका क्रेडिट किसको जाता है, वो कहाँ पे डेवलप हुआ, तो ग्रीस में ही हुआ है। और आज देखो वो ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के अंडर में है वो। तो इस वजह से ये लोग यूरोपियन जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे उनको मोटिवेट करना स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और इन्होंने मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ठीक है भाई, ओके गुड। नेक्स्ट, इंग्लिश पोएट, और इसका एक एग्जाम्पल भी है कि एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड ब्रायन। इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, फंड ऑर्गेनाइज़ किया, और वो लड़ाई के लिए गए भी, और लास्ट में वहीं पे वो डेथ भी कर गए। फ्रांस मतलब ग्रीस जाके ये लड़ने की लड़ाई में पूरा पार्टिसिपेट भी किए, लेकिन ये फीवर में 1824 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, लास्ट में बीच में आप देख रहे हो, इसके बाद वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, स्ट्रगल होता है, चल रहा है वॉर लगातार, ये चल रहा है 1821 से 32 तक। और लास्ट में 1832 में ग्रीस एक नया कंट्री बन के आता है और इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। और कौन से ट्रीटी के अंडर ये नेशन बनता है भाई, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। इस पे डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग करने को, कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ था और इसका रिजल्ट क्या था, ये है क्या एक्चुअली। तो इसमें आप बोलोगे कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। और ये ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था भाई, तो जो ग्रीक पीपल थे, और ग्रीक को सपोर्ट किसने किया था, ग्रेट पावर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस ने इसको सपोर्ट किया था, और ऑटोमन एम्पायर दूसरे साइड में था। तो इनके बीच में एक कंप्रोमाइज़ होता है और ग्रीस कंट्री बन जाता है। समझ में आया, एक बार देख लो यहाँ पे मैप में ग्रीस कंट्री, देखो ये है आपका ग्रीस कंट्री, देख रहे हो आप, ये है, ठीक है, ग्रीस कंट्री, राइट, ये आपको दिख रहा है, ओके। ये सब पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 3.1 में चलते हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ लड़ाइयों से ही नेशनलिस्ट की फीलिंग आती है, ये आज़ादी क्या सिर्फ वॉर से ही देश बनते हैं, क्या सिर्फ लड़ाई वॉर करने से पूरे यूरोप में कंट्री का फॉर्मेशन हुआ या नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो आंसर होगा नहीं। सिर्फ वॉर से इंडिपेंडेंस लोगों को नहीं मिला, कंट्रीज नेशन बिल्डिंग नहीं हुआ, इसमें कल्चरल रेवोल्यूशन भी पार्टिसिपेट किया है भाई, उसका भी रोल रहा है। जैसे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिडंट हैव कम अब ओनली थ्रू द वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सिर्फ वॉर से नहीं हुआ, कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भाई। कैसे किया है, तो आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कल्चर है जो शेप करता है नेशनलिस्ट फीलिंग को, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझो रोमांटिसिज्म क्या होता है। रोमांटिक का मतलब आप लोग नेगेटिव लोगे, प्रेजेंट टाइम में रोमांटिक का मतलब होता है अरे वो तो बड़ा रोमांटिक बंदा है, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारे बॉलीवुड ने रोमांटिक वर्ड को थोड़ा सा गलत पोर्ट्रेट कर दिया है तो सही, लेकिन इसको सिर्फ एक एस्पेक्ट को दिखाया है। तो आइए समझते हैं कि रोमांटिक का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है भाई, रोमांटिक का रियल मीनिंग होता है दैट इज़ नॉट रियल, ठीक है, बियॉन्ड रियलिटी, अपोजिट टू रियलिटी, इसको रोमांटिक बोलते हैं। अगेंस्ट द रीज़न एंड साइंस, जहाँ पे साइंस और रीज़न नहीं लगता, जहाँ पे आप लॉजिक की बात नहीं करते, आप दिल की बात करते हैं, ठीक है, जिस पे फोकस किस पे होता है, फीलिंग्स पे होता है, इमोशंस पे होता है, इंट्यूशन पे होता है, ठीक है। ये सब रोमांटिक वाली चीज़ें होती हैं। यानी रोमांटिक मतलब इमेजिनेशन काइंड ऑफ। जैसे अक्सर हम बॉलीवुड में या जब प्रेजेंट टाइम में रोमांटिक का मतलब क्या समझते हैं, बस ख्वाबों में जीते रहते हैं, है ना, कि वाह वाह क्या बात है, आप ऐसे इमेजिन कर लेते हो अपने बंदे को, अपने बंदी को ऐसे, और ख्वाब में जी रहे हो, वही रोमांटिसिज्म है। वहाँ पे कोई साइंस नहीं होता,
आप अपने कमरे में हो, इमेजिन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, इमेजिन में कोई और चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिक चीज़ें हैं, यानी कि जो रियल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन है, उसमें कोई साइंस नहीं लग रहा है, उसमें कोई वो साइंस वाइंस की बात नहीं, लॉजिकल की तो बात ही नहीं करती ये लोग, ठीक है। ओके, इसमें फीलिंग्स की बात होती है, इमोशंस की बात होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें था रोमांटिसिज्म, ये होता है रोमांटिक। अब देखो रोमांटिसिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, ये एक कल्चरल मूवमेंट है रोमांटिसिज्म, जो आज के टाइम पे हम लोग कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो इसको डिफाइन करना होगा, तो कल्चरल मूवमेंट था विच ट्राई टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को फील कर दे, उसको डेवलप करा दे, उसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म। और ये रोमांटिसिज्म आएगा कैसे, तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि जो इमेजिनेटिव बातें लिखते हैं, जो पोएटिक चीज़ें लिखते हैं, आपको पता है जो पोएट होते हैं उनका कोई लॉजिक बहुत नहीं लगाते, वो लोग वो दिल से सोचते हैं, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं होती, वो इमेजिन कुछ भी कल्पनाएं करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कि जहाँ सनलाइट भी एक्सेस नहीं कर सकता वहाँ पे इमेजिन करके पोएट पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो पोएट्स थे, उन्होंने रीज़न को क्रिटिसाइज़ किया, वो लोग रीज़न और साइंस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ये इमोशन और इंट्यूशन फीलिंग वगैरह पे एम्फोसिस करते थे, फोकस करते थे। ओके, अब देखो इनका रोल क्या था, ये जो रोमांटिक या रोमांटिसिज्म था, इसका एफर्ट क्या था, तो सिंपल था, इसका मतलब क्या था, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन, यानी कि कल्चरल मूवमेंट के थ्रू आप एक देश बनाओ और उस देश बनाने की फीलिंग डेवलप करो, सेंस डेवलप करो लोगों को, यानी लोगों के अंदर अपने पोएटिक, अपने आर्ट से क्या डेवलप करना है, नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करना है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फील उनके अंदर डेवलप करना है, ठीक है भाई। ओके, तो ये था इस पॉइंट में। अब इसके एग्जांपल देख लो कि क्या ऐसा कोई था बंदा जिसने अपने पोएटिक या अपने कल्चरल या अपने रोमांटिक टैलेंट से किसी ने रेवोल्यूशन लाया हो या कुछ लिखा हो या कुछ नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप किया हो, तो जी बिल्कुल था। उनका नाम है, जर्मन फिलोसोफर थे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर्स, ठीक है, हर्डर। तो जोहन गॉटफ्राइड ने एक इन्होंने लिखा था, एक बुक लिखा था, एक फीलिंग इन्होंने बताई थी लोगों के अंदर, एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं दास वोक, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग समझ लो, दास का मतलब होता है, ये एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, जर्मन लैंग्वेज का टर्म है ये, जर्मन में द को दास बोलते हैं, ऐसे DAS, और वॉक का मतलब होता है पीपल, ठीक है, तो द पीपल। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, द दास वोक और वॉलसिट्स, ठीक है। तो ये वॉलसिस्ट और दास वोल का कॉन्सेप्ट दिया किसने भाई, जॉन गॉटफ्राइड ने, और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या इसमें भाई। तो इन्होंने बताया कि देखो भाई, जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जो जर्मन का कल्चर है ना, वो कॉमन पीपल के अंदर तक डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश एक अपना देश बनेगा, एक नेशन बनेगा, ठीक है। तो दास वोल का मतलब हो गया कॉमन पीपल के अंदर डेवलप करो कल्चर, और ये डेवलप कैसे होगा, थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, और यही है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक है। जब आप इनके अंदर एक डेवलपमेंट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक कल्चर जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू आप लोगों के अंदर, कॉमन पीपल के अंदर क्या डेवलप करना है, जर्मन कल्चर को डेवलप करना है, ट्रू जर्मन कल्चर को, और इससे लोगों के अंदर एक स्पिरिट डेवलप हो जाएगा, एक ट्रू स्पिरिट हो जाएंगे अपने नेशन के टूवर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली एक नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये बोला था इन्होंने, डैश वोक एंड वॉल्जिस्ट, ठीक है, वॉज पॉपुलराइज, ये किसने पॉपुलराइज किया, जॉन गॉटफ्राइड ने। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ
फोक कल्चर वो इसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, वही सेम चीज़ है, नेशन बिल्डिंग के लिए आपको फोक कल्चर ज़रूरी है। फोक कल्चर में क्या क्या आता है, देखो फोक को हिंदी में लोकगीत बोलते हैं या लोक संस्कृति, लोक कल्चर बोलते हैं इसको, यानी कि जो लोकल पीपल, जो आपने देखा होगा रीजनल कोई कल्चर होता है उसको बोलते हैं फोक। जैसे आपने अगर पंजाब हरियाणा बेल्ट में तो जो भांगड़ा पांगड़ा बांगड़ा वगैरह जो डांस होता है वो हो गया, ठीक है। तो ये सब लोकल कल्चर है, ओके। तो इसको बचा के रखा जाता है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, फोक सॉन्ग्स आते हैं, फोक पोइट्री आती है, फोक टेल्स आते हैं, लोकल कहानियाँ जो होती हैं, जैसे बिरसा मुंडा की कहानी हो गई, ठीक है भाई, अलूरी अर्जुन की कहानी हो गई, ठीक है। ये फोक डांस वगैरह, ओपेरा वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हैं फोक कल्चर। तो इसके थ्रू भी आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या लोगों को हेल्प कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरा देखते हैं लैंग्वेज का जो रोल होगा। नेक्स्ट, ये द एम्फोसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोक was not just to recover ancient national spirit but also to carry on the modern nationalist message to the large audience। देखो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट स्पिरिट को भर दो, रिकवर कर दो, बस ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन पीपल तक, लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के अंदर ये फील कराना चाहिए, ठीक है भाई। हु आर मोस्टली इलिटरेट, यानी जो इलिटरेट पीपल है ना उनके घर घर तक पहुंचना चाहिए। और जब कॉमन पीपल, यही तो था उनका डैश या दास वो, कि कॉमन पीपल के अंदर ये फोक कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, उसको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आप पढ़ोगे, ठीक है, ओके। हु वर मोस्टली, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, केस ऑफ पोलैंड का एक केस है, वहाँ पे केस स्टडी है कि विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर। देखो पोलैंड 1815 में जब नेपोलियन हार गया था तो पोलैंड को लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बांट लिए, और ज़्यादातर इसका हिस्सा किसके पास चला गया, रूस से बाउंड्री शेयर करता है तो रशिया के पास ये चला गया, ठीक है। वही बोल रहा है कि 18th सेंचुरी के एंड में ये इसका पार्टीशन कर दिया था ग्रेट पावर ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, लेकिन उसके बाद कोशिश किया पोलैंड ने अपने यहाँ रेवोल्यूशन लाने की, बट सफल नहीं हो पाया, इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं बन पाया, लेकिन लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखा। और कैसे जिंदा रखा पोलैंड के लोगों ने, थ्रू द म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, यानी अपनी लैंग्वेज अपनी म्यूज़िक के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग हमेशा अलाइव रखा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे कैरोल क्यूरपिंस्की हैं, इनका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा। तो ये ओपेरा इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ओपेरा को इन्होंने ही प्रमोट किया था, एक तरह से कह सकते हो। म्यूजिक इन्होंने स्टार्ट किया, कुछ फोक डांस भी स्टार्ट किए जिसको पोलोनेज बोलते हैं और मजूरका बोलते हैं, ठीक है। ये आज भी वहाँ पे फेमस है, वहाँ के लोकल लोगों के अंदर ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। जैसे अगर आप राजस्थान में जाओगे तो कलबेलिया एक डांस है, डांस फॉर्म है, आज भी वो अलाइव है लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ फोक डांस, फोक कल्चर्स हैं। वहाँ के जो बंजारा होते हैं राजस्थान में, वो कलबेलिया डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, ओके। वैसे ही यहाँ के लोग भी, पोलैंड के लोग भी ओपेरा वगैरह को प्रमोट किया, पोलोनीज को प्रमोट किया, और इसके थ्रू इन्होंने अपने लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखा, ठीक है भाई, ओके। और इन्होंने इसके थ्रू, डांस, फोक डांस के थ्रू नेशनलिस्ट सिंबल में इनको बदल के रख दिया, यानी कि ये जो डांस नहीं था, इसका मतलब जैसे इंडिया में वंदे मातरम, जनगण मन, ये जो नेशनल एंथम ये सब है, ये सब लोगों के अंदर ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है भाई, ये इसमें कुछ भावनाएं जुड़ी हैं, फीलिंग्स जुड़ी हैं, ठीक है, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, समझ गए, तभी तो आज तक हम लोग इसको रिसाइट करते रहते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फोक कल्चर ने रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने में, वैसे लैंग्वेज का भी रोल है। और कैसे रोल प्ले करता है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, आपको पता है पोलैंड का ही केस स्टडी यहाँ पे भी है,
जैसे ही रूस ने जब 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद अपने टेरिटरी में इसको एनेक्स कर लेता है, शामिल कर लेता है, तो वहाँ पे उस टेरिटरी में जो पोलैंड का रीजन था वहाँ पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर देता है। हर जगह की सिर्फ पूरे स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में रशिया लैंग्वेज ही बोलना चाहिए सभी लोगों को, इम्पोज कर दिया एक तरह से। तो आपको पता है 1831 में इसके अगेंस्ट कुछ आर्म्ड रिबेलियन होते हैं, कुछ लोग विद्रोही होते हैं, बागी हो जाते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे आर्म्ड रिबेल करते हैं और इससे क्या हुआ, एक कोशिश करी जाती है अपने कल्चर को बचाने का। हालांकि ये रेवोल्यूशन किसी काम का नहीं था, रशियन एम्पायर ने इनको क्रश कर देता है, लेकिन इन्होंने कोशिश करी थी अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए। अब देखो, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, क्या हुआ इसके बाद कि बहुत से क्लर्जी जो क्लर्जी लोग थे, दे बिगैन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि लैंग्वेज को वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस बना लिया इन्होंने, ठीक है। अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए ये एक तरह से इसका वेपन हो गया, ये वेपन था इनका, ठीक है। पोलिश यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है। पोलिश लैंग्वेज वॉज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग। अब ये पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे जब भी कोई चर्च की गैदरिंग होती थी, और जो भी रिलीजियन इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो धार्मिक बातें, प्रवचन वगैरह दिए जाते थे, ये सब पोलिश लैंग्वेज में ही देते थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन टू जेल, और बहुत से बिशप्स को, प्रीस्ट को जेल में जाना पड़ गया, क्लर्जी को, या तो उनको जेल में भेज दिया या तो साइबेरिया एज अ पनिशमेंट भेज दिया गया, वो बर्फीली जगहों पे जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है, ठीक है। क्यों इनको भेज दिया गया भाई? क्योंकि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने को, उपदेश देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम तो अपने ही लैंग्वेज में। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो कैसे लैंग्वेज एक रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ वॉर से ही ये नेशन नहीं बनते, कल्चर भी रोल प्ले करता है। और कल्चर में फोक कल्चर आ सकता है, लैंग्वेजेस आ सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपने सिविक्स में भी फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। सिन्हालीज पीपल, जो सिन्हालास थे, ठीक है भाई, अपने तमिल लैंग्वेज के लिए वो लोग, जब जो सिन्हालीज लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था श्रीलंका में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड हंगर का भी था, हार्डशिप भी थी, पॉपुलर रिवोल्ट्स भी हुए। तो एक एक टॉपिक को समझेंगे कि ये हंगर और हार्डशिप वाला क्या था। तो यहाँ पे हंगर का मतलब कि भूखमरी वाला कंडीशन चलेगा, लोग यहाँ पे शॉर्टेज होंगे फूड के। हार्डशिप, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ इनको झेलने को मिलेगा। बेसिकली या मेनली ये लोग इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस करेंगे, आर्थिक जो कठिनाइयाँ होती हैं, फिनेंशियल जो क्राइसिस आएंगे इनके लाइफ में। और इसी टाइम पे कुछ पॉपुलर रिवोल्ट भी होंगे, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले पैराग्राफ में हंगर एंड हार्डशिप है। तो देखो 1830s के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आया यूरोप में। क्यों आया, इसके बारे में समझते हैं। जो हाफ 19th सेंचुरी था, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट हाफ, इसमें बहुत ज़्यादा इनॉर्मस इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में। जैसे इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टार्टिंग के 30-40 ईयर्स था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। वैसे यूरोप में भी उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही इनॉर्मस पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था पूरे यूरोप में। और इससे होगा क्या कि जॉब की कमी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्री वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब, जॉब खोजने वाले ज़्यादा थे, अनएम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं बहुत ज़्यादा, जितनी मतलब सीकर्स ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। लोग माइग्रेट कर रहे थे, गांव से लोग कहाँ जा रहे थे, शहरों में जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह थी, तो थोड़े जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थे, ठीक है। इंडिया में भी आप इसको महसूस कर सकते हो। ये तो पहला कारण हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस का, हार्डशिप का। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे टाउन में भी, उनको भी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। यानी कि आपको पता है, ये तो हम मैनुअली बनाते थे अपने घर पे, ठीक है भाई। जो यहाँ के लोग थे शहरों में, वो तो मैनुअली काम करते थे, मशीन तो इनके पास थी नहीं।
तो इनके गुड्स को कोई क्यों खरीदेगा महंगे में? ब्रिटेन से, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, वहाँ से मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ठीक है, तो वो सस्ते में मिल जाते थे। और इससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, इनको भी बेचारे को बहुत ज़्यादा अपने रोज़गार बंद करने पड़े। ये लैंडलेस लेबर बन गए भाई। ये लोग जो पहले मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्स थे, ये लोग बेचारे वर्कर लेबर बनना इनको मजबूरी हो गया था, फार्मर्स बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इनको भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस, मैंने पहले ही बता दिया कि यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्री या एडवांस था उस टाइम पे ब्रिटेन, तभी तो सुपर पावर था उस टाइम पे ब्रिटेन, ओके। तो वहाँ से सामान सस्ते में बन जाते थे, यहाँ के लोग परेशान होते थे। इंडिया में भी यही काम हुआ था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिस वॉज स्पेशली टेक्सटाइल, ये ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था उस समय। देखो 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना ही होगा, यानी खाने को। तो ये कपड़े के लिए भी उस समय बेसिक नीड्स थी। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी ब्रिटेन लीड कर रहा था उस समय, डोमिनेट कर रहा था। मशीनीकरण हो गया था वहाँ पे, मैकेनाइजेशन हो गया था। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन द होम्स, आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर घरों में काम होते थे, स्मॉल वर्कशॉप्स पे होते थे यूरोप के अदर पार्ट। लेकिन ये लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि फ्रांस में या रूस में, रशिया में, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में, हर जगह पूरे यूरोप की कहानी है ये। बुरा हाल था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उनकी रोजी रोटी बर्बाद हो रही थी। बस इसी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे हार्डशिप, उस एज में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लोगों को झेलना पड़ रहा था, इसीलिए इस हेडिंग का नाम है हार्डशिप। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी। अब यूरोप के उन रीजन की बात करते हैं जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी थे, जो नोबल्स वाले थे, वो लोग अभी भी अपने पावर को एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे पीजेंट्स का कंडीशन बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि उनको आज भी फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे, उनको टैक्स देने पड़ते थे अपने लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। एंड द राइज ऑफ फूड प्राइस एंड बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। और इस वजह से वहाँ पे कुछ राइज, फूड की जो फूड प्राइजेस थे वो राइज हो गए थे, महंगे फूड प्राइजेस हो गए थे, फसलें ख़राब हो रही थी। और इन सब वजहों से क्या हुआ, पॉपुलिज्म हो गया, गांव में भी और शहरों में भी। पॉपुलिज्म का मतलब होता है दरिद्रता, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलिज्म। यानी कि उस टाइम पे हंगर और हार्डशिप भर भर के चारों तरफ यूरोप में फैला हुआ था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये था आपका एपिसोड हंगर एंड किसका, हंगर एंड हार्डशिप का। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कुछ पॉपुलर रिवोल्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। द ईयर 1848 में ऐसा ही एक रेवोल्यूशन 1848 देखने को मिलेगा, जिसका नाम ही है रेवोल्यूशन ऑफ 1848। देखो भाई, ये चैप्टर ये पॉइंट थोड़े से इनको लेट से देना था, बट कोई बात नहीं। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। 1848 में क्या हुआ था, फूड शॉर्टेज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से। तो पेरिस में लोग रोड पे आ गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और आपको मैंने बताया था कि पेरिस रूस में सॉरी फ्रांस में रूल कौन कर रहा था इस टाइम पे, ड्यूरिंग द एज ऑफ हार्डशिप, एज ऑफ रेवोल्यूशंस में फ्रांस में उस समय रूल कौन कर रहा था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च था, एक राजा था, उसका नाम था लुइस 15। ये 1830 to 48 में रूल कर रहा था। अब महंगाई बढ़ गई है, देख लो यहाँ पे लोगों के अंदर इतनी दरिद्रताएं आ गई, इतनी गरीबी, इतनी कठिनाइयाँ। फिर होगा क्या, लोग रोड पे आ गए, इसके अगेंस्ट बैरिकेडिंग को तोड़ ताड़ दिया, और लास्ट में लुइस 15 को भागना पड़ा यहाँ से छोड़ के, ठीक है। तो यही कहलाया रिवोल्ट ऑफ 1848। कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। और फिर इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया कि वहाँ के लोगों ने एक नेशनल असेंबली, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उसने डिक्लेयर कर दिया अपने को रिपब्लिक, यानी कि एक इंडिपेंडेंट, जहाँ पे इलेक्टेड हेड होगा, ठीक है। मोनार्च को एलिमिनेट कर दिया, एंड कर दिया, और रिपब्लिक हो गया। तो फेब 1848 में फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया। सोचो कितना पहले की बात है। इंडिया इसके 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद रिपब्लिक बना है। अंडरस्टैंड, दैट्स द रीज़न कि वो लोग कंट्री अभी भी इतने डेवलप्ड है। ग्रांटेड, अब जब रिपब्लिक होगा तो ऑब्वियसली सफरेज वहाँ पे मिल जाएंगे, सबको वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन सिर्फ मेल को वोटिंग राइट मिला था, ध्यान रखना।
जो एडल्ट थे 81+ ईयर के थे, और इन्होंने राइट टू वर्क भी दे दिया कि हर किसी को काम करने का राइट है, सब कुछ काम मिलेगा। और वहाँ पे नेशनल वर्कशॉप्स भी इस्टेब्लिश किए गए ताकि लोगों को नौकरी वोकरी मिले। समझ में आ गया? तो ये था वहाँ की कहानी कुछ 1848 की। अब देखो ये 1848 में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हो गया। अब ये लीड करेगा, मैंने बोला ना स्नीज आता है वहाँ पे और पूरे यूरोप में ये फैल जाता है, कोल्ड कफ, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में और जगह पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, बिफोर आई गो टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस हेडिंग में, पॉपुलर रिवोल्ट्स। तो एक पॉपुलर रिवोल्ट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है, इस पैराग्राफ में 1848 का। अब दूसरा पॉपुलर रिवोल्ट देखते हैं इस टाइम पीरियड में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग, ठीक है भाई। सिलेशिया एक विलेज है पोलैंड में, ठीक है। सिलेशिया एक रीजन है। वहाँ के जो लोग थे ना, जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो वीविंग करते थे, कपड़ों की बुनाई करते थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ के, उनके अगेंस्ट। क्या मामला था भाई? देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, ये जो वीवर्स थे, इन कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनके बदले में इनको पैसे मिलते थे। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था ऑर्डर लेता था फार्मर से, ठीक है, और उनको उनके बदले में, उनके रॉ मटेरियल के बदले में इनको पैसे देते थे, ठीक। फिर क्या हुआ, रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर द फिनिश्ड टेक्सटाइल, यानी कि इनको ऑर्डर दे दिया कि चलो भाई ये लो, मैं तुमको रॉ मटेरियल दे देता हूँ, ठीक है, और आप मेरे को कपड़े बना के दे दो। भाई ये वीवर्स थे ना, बुनकर थे, जुलाहा टाइप के लोग थे जो कपड़े बुनने का काम करते थे। आज भी बनारस में ये लोग वीवर्स, अभी भी इंडिया में भी वीवर्स हैं। हालांकि ब्रिटिश पॉलिसी ने हमारे इंडियन वीवर्स को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा, साड़ी वगैरह। तो ये वीवर्स थे उस टाइम पे सिलेशिया में भी। तो देखो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली होता है वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। क्या मसला था, कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो वीवर्स को रॉ मटेरियल दे देते थे कि लो भाई मैं तुमको ये सामान देता हूँ, तुम मुझे कपड़े बना के, फाइनल गुड्स कपड़े बना के दे दो, और फिर वो लोग मार्केट में बेचते थे। लेकिन हुआ क्या, गिव देम ऑर्डर फॉर द फिनिश्ड टेक्सटाइल वाज डायरेक्टली रिड्यूस देयर पेमेंट। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे इन्होंने क्या किया, ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। ये वीवर्स को पेमेंट करना बंद कर दिया, कम कर दिया भाई एकदम से, ठीक है। फिर इसी वजह से भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो रीज़नेबल प्राइस दो ना, पैसा देना कम कर दिया। तो लड़ाई तो होनी ही थी यहाँ पे। तो एक जर्नलिस्ट हैं वेलहेम वुल्फ करके, इन्होंने डिस्क्राइब किया है सिलेशियन विलेज की इस इंसिडेंट को। उन्होंने बोला था कि देखो एक गांव था जिसमें लगभग 18,000 लोग थे, कॉटन वीविंग ये लोग करते थे, इनका मोस्ट ऑक्यूपेशन था। इनकी कंडीशन, माइजरी ऑफ द पीपल इज़ एक्सट्रीम, उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही बुरी थी। द डिस्परेट नीड फॉर द जॉब हैज़ बिन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये लोग, इनको जॉब चाहिए होता था, इनको बैडली जॉब चाहिए, लेकिन जॉब मिलता नहीं था, और इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि जब वर्कर्स ज़्यादा अवेलेबल थे, सस्ते में काम करने को तैयार थे, कॉन्ट्रैक्टर ने इनका फ़ायदा उठाया और इनके बदले में जो पैसे इनको देते हैं ना, वेजेस वगैरह, वो देना कम कर दिया। ऑर्डर ज़्यादा देते थे, पैसे कम देते थे। तो 4 जून को क्या हुआ कि एक क्राउड, वीवर्स की जो क्राउड थी, इमर्ज फ्रॉम देयर होम, घर से निकले, मार्च किए पेयर्स अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्टर के घर थे उनके घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, डिमांडिंग हायर वेजेस, इनको बढ़ाओ भाई, इनकी मजदूरी बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ। देवर ट्रीटेड विद द स्कॉन, लेकिन बढ़ाने के बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इनको स्कॉन किया, नफ़रत किया, धमकाया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। तो जो वीवर्स का ग्रुप था वो उनके घरों में घुस गए, स्मैश इज एलिगेंट विंडो पैंस, दरवाजों की खिड़कियाँ विड़कियाँ सब तोड़े, फर्नीचर तोड़ दिए। कोई ऐसा ग्रुप है जो उनके स्टोर हाउस में घुस के लूट लिया, पूरे उनके कपड़े वपड़े नोच दिए, फाड़ दिए, सब कुछ टोर टू द श्रेड, टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब लोगों के अंदर गुस्सा था बस, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली, वो लोग, उनको भागना पड़ा अपने परिवार के साथ,
अपने पड़ोसी वाले गांव में भागने लग गए, लेकिन वहाँ भी लोगों ने इनको जगह नहीं दिया, रिफ्यूज टू शेल्टर एंड ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे बाद वापस आए जब वहाँ पे आर्मी आ गई थी। आर्मी ने बहुत से वीवर्स को मार भी दिया, जिसमें 11 पीपल की डेथ हो गई। तो ये था एक अपराइजिंग जिसको बोलते हैं सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग। ठीक है भाई, ये 1855 में हुआ था बिटवीन वीवर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंड आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट। ओके, इसको अब एंड कर ही देते हैं भाई, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट एंड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट अब समझते हैं 1848 का रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया था कब हुआ था। रेवोल्यूशन 1848 में रेवोल्यूशंस होता है। किसका रेवोल्यूशन है भाई? लिबरल्स का है। या यहाँ इस पैराग्राफ से आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1848 के रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्या है। तो एक रेवोल्यूशन होता है भाई 1848 में, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसको लीड किसने किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था, इसीलिए 1848 को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है आपको पता ही है ना? ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च थे जो लुइस फिलिप थे, उनको हटा दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स द मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन 18। एक तो पैरेलल ही चल रहा था, दो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। गरीब अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार थे, भूख से जो मर रहे किसान वर्कर, ये अपना वॉर कर रहे थे। और दूसरे साइड पैरेलली जो मिडिल क्लास था वो रेवोल्यूशन कर रहा था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था। ये दोनों साथ साथ पैरेलली चल रहा था। और इसी टाइम पे एक इवेंट ऑफ फेब होता है 1848 में फ्रांस में, जिसको हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ 1848 बोलते हैं। और यहाँ पे राजा को हटा देते हैं, मोनार्च को एब्डिकेट कर दिया जाता है, उनके पद से उनकी गद्दी हटा दी जाती है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और एक रिपब्लिक वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है, जहाँ पे यूनिवर्सल मेल फ्रेंच सफरेज मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। यानी वहाँ रिपब्लिक आ गया 1848 में, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी इधर की उधर थोड़ी बहुत लिखता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के अंदर। तो ये एपिसोड पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जिसका नाम है रेवोल्यूशन ऑफ 1848। ठीक है भाई, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर क्या होगा? इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। फ्रांस में छींक तो आ गई है, स्नीज स्टार्ट हो गया है, तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना भाई। तो पड़ा ना इसका इम्पैक्ट, आइए देखते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट स्टेट डिडंट येट एग्जिस्ट, यूरोप के ऐसे पार्ट में जहाँ पे अभी भी कोई इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बना था, जैसे जर्मनी में भी नहीं बना था, इटली में भी नहीं बना, पोलैंड में भी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में भी, कहीं अभी तक कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना था एक्सेप्ट फ्रांस। यहाँ पे मेन वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन देयर डिमांड। जो भी मेन वीमेन लिबरल मिडिल क्लास थे, उन्होंने अपने डिमांड को कंबाइन कर लिया और बोले कि देख भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए विद अ नेशनल यूनिफिकेशन। अब हमें एक देश चाहिए, मतलब एक कंट्री चाहिए, और वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी मिडिल क्लास वालों की। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। और जैसा कि आपको पता है कि उस समय पूरे यूरोप में अनरेस्ट चल रहा था, चारों तरफ एज ऑफ रेवोल्यूशन ही चल रहा था, अनरेस्ट था, लोग कोई भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो बस इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने बोला कि अपनी डिमांड रख दी कि हमें नेशन बनाना है, क्रिएशन ऑफ नेशन चाहिए, वो भी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे, मतलब कि डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इन द जर्मन रीजन, इसी का एग्जाम्पल है। इस रेवोल्यूशन के बाद देखो जर्मनी में क्या होता है। जर्मन में एक जर्मन रेवोल्यूशन होता है 1848 टू 49 में। और क्या होता है वहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स व मिडिल क्लास। ज़्यादातर वहाँ पे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, मिडिल क्लास लोग थे उसमें, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसंस थे, वो सब इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं भाई? एक सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट था वहाँ पे, और डिसाइड करते हैं टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कि पूरे देश के लिए एक पार्लियामेंट बनाओ, मतलब पूरे कंट्री, छोटे छोटे तो बहुत सारे थे, लेकिन बोला कि अब पूरे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया में एक पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है, वो पूरे देश के लिए है। ठीक है, 545 वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स हैं, इलेक्टेड हैं आल्दो। वैसे तो पूरे हर एक स्टेट में भी है, हरियाणा में, पंजाब, एमपी, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे अपनी एक असेंबली है,
जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए इन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। कब बनाया? 1848 में, मंथ ऑफ मई। और इस टाइम पे हुआ क्या, 838 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च किए इन द फेस्टिव प्रोसेशन। खुश होकर ऐसे एक त्यौहार की रूप में इन्होंने खुशहाल प्रोसेशन निकाला, ठीक है। 48 में टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसी को बोलते हैं। वहाँ पे इकट्ठे हुए, वहाँ पे अपने जगह को स्थापित किया, वहाँ पे बैठ गए। एंड कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये कहाँ पे कन्वीन किया गया था, कहाँ पे इसका कन्वेंशन होने वाला था भाई, विचार विमर्श कहाँ होना था ये, तो चर्च ऑफ सेंट पॉल वहाँ पे था। वहाँ पे ये मीटिंग बुलाई जाती है। कन्वीन का मतलब एक मीटिंग करना, ठीक है, ठीक है। फिर हुआ क्या यहाँ पे इस मीटिंग के बाद, दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जर्मन देश के लिए। मतलब आप ऐसे देखो कि 1848 तक जर्मनी नाम का कोई देश ही नहीं था, तभी आप वहाँ पे आगे चल के जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ोगे आप, ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला कि देश में क्या रहेगा, मोनार्च रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च रहेगा। और मोनार्च तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना पड़ेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने बनाया था, ओके। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जो वहाँ का क्राउन था, राजा था, उसके सामने, उस टाइम का राजा कौन था, फ्रेडरिक वेलमन फोर था, जो किंग ऑफ प्रशिया था। यानी जो आज का आप जर्मनी देख रहे हो, एक्चुअल में उस टाइम पे ये प्रशा का एम्पायर होता था, ठीक है, समझ गए, प्रशिया होता था उस समय का, वहाँ पे किंगडम उसका चल रहा था। तो इसने रिजेक्ट कर दिया, कहा भाई हम नहीं मानते तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड ज्वाइन अदर मोनार्च, और जो मोनार्च थे ना, उनको उनके साथ इकट्ठा होके, ज्वाइन होके इन लोगों की डिमांड को अपोज कर दिया, बोला हम नहीं मानते इनको। while the opposition of aristocracy and military become stronger, और विल्मेन जो प्रशा का किंग था, ये अपने नेबरिंग किंग से मिलने के बाद, एरिस्टोक्रेटिक पीपल मिलिट्री से मिलने के बाद, मजबूत होने के बाद, उसने क्या किया, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, इरोडेट कर दिया, यानी कि वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डोमिनेशन था उसका, लेकिन बाद में इसने, जब इसकी आर्मी स्ट्रांग हो गई, कहा हम नहीं मानते इसको। तो पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स। देखो इसकी भी अपनी खामियां थी, ये जो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट था, इसकी अपनी भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, कि इस पार्लियामेंट में ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे, और वो लोग वर्कर और आर्टिसंस की डिमांड्स को बहुत ज़्यादा, उनका सपोर्ट नहीं था, उनकी डिमांड को ये लोग रेसिस्ट भी करते थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, तो वर्कर्स की डिमांड को इग्नोर किया गया, और फिर कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। सिर्फ मिडिल क्लास लोग थोड़े कुछ भी कर सकते हैं, इसमें लोअर क्लास को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो एट द एंड में ये हुआ, जब इनमें वर्कर्स और मिडिल क्लास में आपस में कुछ बन नहीं पाई, तो फिर ट्रूप आई अंत में, और इसको एंड कर दिया। इसको क्या कर दिया, असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, इसको बैन कर दिया। तो देखो इस पैराग्राफ में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझेंगे कि ये जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, क्या इस टाइम पे वीमेन का क्या कंडीशन था, वीमेन का पोजीशन क्या था। तो देखो भाई बहुत ही बुरा हाल था। हालांकि इनकी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, एसोसिएशन थे, किसी ने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया, फाउंड किया, रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी किया, बट इनको वोटिंग राइट वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है, ओके। इनको सफरेज राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। तो बस वीमेन वर, जब ये पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ था, तो वीमेंस को ना यहाँ पे सिर्फ मौका मिला था एज अ ऑब्जर्वर, कि बस आके देख लो, ये जो विजिटर्स गैलरी है, यहाँ पे बोला गया बस ये देखने के लिए बैठी थी, वोटिंग के लिए नहीं बैठी थी बस। तो इनकी कंडीशन बुरी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में हमने एक एक चीज़ को डील किया। हाँ, ये थोड़ा सा लास्ट में देख लो, कंक्लूज़न क्या निकलता है भाई इसका। देखो इतना कुछ होने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ कर लिए जो जर्मन लोग थे, जो मोनार्स था, कि देखो भाई हमें इससे काम नहीं चलेगा, हमें इन मिडिल क्लास के जो डिमांड है वो फुलफ़िल तो करना ही पड़ेगा, इनको थोड़ा सा हमें रिलैक्स कंसेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल ये लोग स्टार्ट करेंगे। और 1848 के बाद इन्होंने बिगैन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, थोड़े से चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को इन्होंने एबोलिश कर दिया, ठीक है। और द हैंसबर्ग रूलर ग्रांटेड द ऑटोनॉमी टू हंगेरियन, जो हंगेरियन लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनको इन्होंने कुछ ऑटोनॉमी भी देना स्टार्ट कर दिया। तो ये था पूरा आपका डिटेल में। थैंक यू।